बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के नंबर 1 चैनल के नंबर 1 शो लाइव विद जाना चकजई। मैं हूं आपकी मेजबान दुरे शहवार, मैं हूं दुख्तरे पाकिस्तान। आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे पीडीएम की महंगाई के खिलाफ होने वाले जो जलसे हैं उसके हवाले से, जो कल जो जलसा देखने में आया उसके हवाले से बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे मोदी सरकार के गुब्बारे से जो हवा निकली है इस पे बात करेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे सिख बिरादरी के जो उनकी जो एक जीत देखने में आई है इस पे बात करेंगे। और इसके अलावा हम बात करेंगे जर्मन और हॉलैंड के सफीर के दौरे अफगानिस्तान और कांग्रेस ने जो तालिबान का जो मुतालबा मुस्तरद किया वो क्या मुतालबा था उसके हवाले से बात करेंगे। इस पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, मारूफ सियासी तज्जियाकार जाना चकजई साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। शावाल और नाजरीन को भी मेरा सलाम पहुंचे। जी सर सबसे पहले हम बात करेंगे पीडीएम के जलसे के हवाले से जो कि कल देखने में आया, जिसमें कि उन्होंने महंगाई को बहुत ज्यादा जो है फोकस किया था। सर ये है कि रवा हफ्ते महंगाई में कमी देखने में आई, जिस तरह की चीनी की कीमत थी वो 50 रुपए हुकूमत ने कम की, इसके अलावा जो दूध की कीमतें थी वो भी काफी मुस्तहकम रही। अब सर ये बताइए कि जो इनका जो एहतजाज है वो क्या हैसियत रखता है? देखिए, पहली बात तो ये कि अगर कीमतें नीचे आ रही हैं तो स्टेट बैंक ने क्यों कहा कि हम इंटरेस्ट रेट को बढ़ा रहे हैं? क्योंकि स्टेट बैंक को ये खतरा है कि कीमतें और बढ़ेंगी, इन्फ्लेशन में इजाफा होगा, महंगाई का तूफान जो है वो थमेगा नहीं। अब हम आगे देखेंगे जो इंटरनेशनल प्राइसेस अगर वाकई पेट्रोल की बढ़ती हैं तो पाकिस्तान को भी बढ़ाना पड़ेगा और जो टैक्स है वो भी इसी तरह पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे भी ऊपर जाएगा। इसी तरह जो बाकी बुनियादी आइटम्स हैं, शुगर हम इंपोर्ट करेंगे, वीट जो है गंदम हम इंपोर्ट करेंगे, जिसके नतीजे में हर चीज़ महंगी हो जाएगी। ये बुनियादी स्टेपल है, बुनियादी फूड आइटम्स हैं। पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर मुल्क है लेकिन हमें ये इंपोर्ट करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो बढ़ गया है और हमें डॉलर्स में ये खरीदारी करनी पड़ेगी। इसका मतलब है कि आइंदा दिनों में, हफ्तों में, महीनों में महंगाई का जो तूफान है वो यानी नहीं ठहरेगा और आम लोगों की ज़िंदगी में मसाइल में बहुत ही इजाफा होगा। लिहाजा जो पीटीएम का धरना है या सॉरी पब्लिक मीटिंग्स हैं, ये जो कैंपेन है वो मौसर नहीं है। वो इन्हें जिस तरीके से हुकूमत के जो कमजोरियां हैं, बिलखसूस जो इक़्तिसादी माशी पॉलिसियां हैं, आईएमएफ के साथ अभी तक डील नहीं हुआ, इसी तरह इंटरेस्ट रेट अब बढ़ने वाला है, ये जो मसाइल का शिकार हुकूमत है, गवर्नेंस के चैलेंजेस हैं, पीडीएम से कोई फ़ायदा नहीं उठा पा रही। लोगों के मसाइल से पीडीएम का कोई दिलचस्पी नहीं है। पीडीएम ने अभी तक जो भी एहतजाज किए हैं वो लूक वर्म है, उसमें कोई जान नहीं आई है। चंद एहतजाजी जलसों से पीटीएम को कोई बराह रास्त खातिर खा यानी फ़ायदा नहीं पहुंच रहा। होना तो ये चाहिए था कि हुकूमत को ये जान करते, अगर रैलियाँ उनकी बहुत ही वेल अटेंडेड होती और जिस तरीके से कैंपेन जिसे कहते हैं वो आगे बढ़ता। लेकिन हुकूमत जितनी कमज़ोर है उतनी ही पीटीएम कमज़ोर है। बल्कि पीटीएम जो है वो असेंबली में अभी आपने देखा जिस तरीके से पिछले दिनों जो 2 बिल पास हुए थे, खुद उनके 16 मेंबर ज्वाइंट पार्लियामेंट में नहीं थे, फिर सेनेट में उनकी मेजॉरिटी के बावजूद भी बिल पास हो गया हुकूमत के। इसी तरह जो अब गवर्नेंस के मसाइल पंजाब में जो जिस तरीके से पंजाब की गवर्नमेंट है उनकी कारकर्दगी आपके सामने है, इसी तरह जो महंगाई का तूफान है वो आपके सामने है। तो इस वक्त पीटीएम के पास कोई स्ट्रेटजी नहीं है। इनकी इख्तलाफात हैं, खुद नून लीग के इख्तलाफात हैं। पीपल्स पार्टी कभी कहती है कि हम पीटीएम का हिस्सा बनना चाहते हैं, कभी नहीं। लिहाजा ये कंफ्यूज हैं, इनकी पॉलिसियां कंफ्यूज हैं। ये पीपल्स पार्टी के अगर हवाले से बात की जाए, वो जिस तरह से कह रहे हैं कि हम पीडीएम का हिस्सा हैं या नहीं है, अभी पिछले दिनों भी जो है बिलावल भुट्टो जरदारी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा था, इस बात को उन्होंने बड़ा गोलमोल सा कर दिया था, कोई खातिर ख्वाह जवाब नहीं दिया। तो इनको कैसे देख रहे हैं कि वो पीडीएम का हिस्सा मतलब है भी या नहीं है? देखिए, पीटीएम की पॉलिसी सिर्फ ये है कि ये वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं और किसी चोर दरवाजे से मुक़तदरा हल्कों से कोई डील बना के इक़्तिदार में आना चाहते हैं। नून लीग भी इसी दिन के लिए बैठी है, पीपल्स पार्टी भी लग यूं रहा है कि शायद किसी डील के पीछे यानी वो कोशिश कर रही है। रही जो छोटी पार्टियां हैं, लिहाजा वो बड़ी पार्टियों को देख रहे हैं। इसलिए पीटीएम को अभी तक समझ नहीं आ रहा कि किस तरीके से आगे बढ़ा जाए। हालांकि इनके पास जो जेन्युइन आवाम के इश्यूज हैं वो है, हुकूमत उनके यानी
कमज़ोर नज़र आ रही है, हुकूमत की कमज़ोरियों से वो फ़ायदा उठा सकते थे। इसी तरह इस्टेब्लिशमेंट ने, मुक़तदर हलकों ने कहा है कि हम न्यूट्रल हैं, जो एक इनके लिए एक मौका है। लेकिन खुद PMLN में इख्तलाफ है कि शरीफ फैमिली का कौन सा यानी अपोजिशन लीडर जो है वो पार्टी को आगे बढ़ाएगा। मरियम नवाज करेगी नुमाइंदगी या शहबाज शरीफ करेंगे। इसी तरह हमजा शहबाज का क्या किरदार होगा। लेकिन सर ये लोग इस चीज को पब्लिकली शो नहीं करते हैं। इनमें अगर इतना इत्तेफाकी है पार्टी को लेके, तो ये इस चीज को पब्लिकली शो नहीं करते हैं। देखिए, पब्लिकली तो ये नहीं कहते, लेकिन ये क्रिपल हैं, अवाम में इनकी पजीराई है, वोट बैंक नवाज शरीफ का इंटैक्ट है, GT रोड पे इनका इन्फ्लुएंस है, और हवा भी यही है कि नवाज शरीफ साहब को फायदा पहुंच रहा है, PMLN को फायदा पहुंच रहा है। लेकिन ये अभी तक इस हवा से कोई फायदा उठा नहीं सके। अभी तक इनकी जो लीडरशिप लेवल पे कंफ्यूजन है वो है। अभी तक नवाज शरीफ साहब ने क्लियर नहीं किया कि पार्टी को कौन आगे बढ़ाएगा। शहबाज शरीफ से ये उम्मीद है कि ये डील करके प्राइम मिनिस्टर बनने की पोजीशन में है। मरियम नवाज से ये तो कि अवामी जज्बात को बढ़ाते हुए आगे एक फाइटिंग फिगर के तौर पे उभरेंगी। लेकिन दोनों सिमतों में, डायरेक्शन में कंफ्यूजन है। नवाज शरीफ साहब समझते हैं कि किस कार्ड को कहां पे इस्तेमाल किया जाए। लेकिन बहरहाल बाकी PTM जो है वो हाउस डिवाइडेड PMLN को देख रही है। पीपल्स पार्टी अपने तौर पे नहीं चाहती कि किसी भी तरीके से आम इंतखाबात हों और उनका जो सिंध में उनका स्टेक्स हैं वो कंप्रोमाइज्ड हों। उनकी हुकूमत है वहाँ पे, वो बहुत एहतियात से अपनी कार्ड खेल रही है। और दोनों पार्टियां बिलखसूस PMLN और PPP मुक़्तदर हुकूम की तरफ देख रहे हैं कि शायद उनके सपोर्ट ना होने की वजह से इमरान खान साहब बहुत जल्द गिर जाएंगे। अब ये तासुर और इम्प्रेशन जो है वो अपोजिशन के लिए जो है वो यानी चाहते हैं कि एक रेस्क्यू हो। ये एक ऐसा फैक्टर है जो अभी तक अननोन है, जिस पे वो खेल रहे हैं। लेकिन अवामी ताकत पे PTM का कोई बावर या भरोसा नहीं है, इसलिए अवामी ताकत को मोबलाइज करने में अभी तक नाकाम रहे। वरना ये हुकूमत अगर TLP यानी ब्लैकमेल कर सकती है तो पूरी अपोजिशन बिल्कुल यानी इनको क्रिपल कर सकती है और पूरे पाकिस्तान में निजाम कर सकती है। लेकिन ये डील के इंतजार में है। ठीक है सर, हुकूमत के जो इत्तेहादी हैं MQM और PML, मुस्लिम लीग काफ, इसके हवाले से क्या ख्याल है इनका, जो PDM के आए दिन के जो जलसे होते हैं? देखिए, काफ लीग और MQM अभी इस वक्त पूरे सिस्टम के बेनिफिशियरी हैं। इनके जो नंबर्स हैं वो बहुत क्रिटिकल है इमरान खान की गवर्नमेंट रखने में। इमरान खान की जो 3 मेजॉरिटी है वो इन दो पार्टियों की मरहून मिन्नत है। लिहाजा ये एक अच्छे तरीके से कार्ड खेल रहे हैं। इन्हें मराद चाहिए, वजारतों में हिस्सा चाहिए और हिस्सा चाहिए। लिहाजा हर रोज उनकी जो ब्लैकमेलिंग का जो स्ट्रेटेजी है वो बावर साबित हो रही है। अभी 2 बिल के यानी जो बिल्स अभी पार्लियामेंट में पेश हुए थे, इसमें इमरान खान साहब ने इनके पस पर्दा तमाम मुतालबात मान लिए थे। और आपको मालूम है सियासी इत्तेहादी क्या मुतालबात करते हैं। उन्हें और वजारतें चाहिए, उन्हें और यानी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स चाहिए, उन्हें और नौकरियां चाहिए, और यही मुतालबा लेके वो प्राइम मिनिस्टर के सामने बैठती हैं। तो वो जिस तरीके से अभी जो खेल रही है वही टिपिकल उनकी स्ट्रेटेजी है। MQM माजी में भी मशहूर रही है और मैं समझता हूँ कि जस्टिफाइड भी है। तमाम सियासी पार्टियां इक़्तिदार में आने के लिए इलेक्शन करती है, इक़्तिदार में मराद लेने के लिए दाव पेच और प्रेशर डालती हैं और वीक पॉइंट पे हुकूमत की खेलती हैं। यही स्ट्रेटजी MQM की है और यही स्ट्रेटजी काफ लीग की है। लिहाजा इस वक्त इनके लिए एक बूम आया हुआ है। जितना हुकूमत मुश्किल में पड़ती है, जितना इमरान खान साहब को मुश्किलात में इजाफा होता है, इतना इन दो पार्टियों को मौका है कि वो हुकूमत को प्रेशर में डाल के उनसे ज्यादा मराद ले। तो ये अभी तक की स्ट्रेटजी में खातिर खान को ये कामयाब होते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है। अच्छा सर, खान साहब ने कहा था पिछले दिनों कौम से खिताब करते हुए कि महंगाई का एक तूफान आने वाला है, तो ये नहीं सोच रहे कि गरीब कहाँ जाएंगे? देखिए, बदकिस्मती से हम कई दफ़ा इस पे बात कर चुके हैं। हुकूमत के पास स्ट्रेटेजी कोई नहीं है महंगाई को कंट्रोल करने में। इन्हें तेल की कीमतें बढ़ानी पड़ेंगी क्योंकि IMF का डिमांड है। इन्हें बिजली और गैस की कीमतें बढ़ानी पड़ेंगी क्योंकि IMF का डिमांड है। इन्हें जो शॉर्टेज है गैस का, इसका सामना करना पड़ेगा। इसी तरह शुगर और गंदम की कीमतें भी बढ़ेंगी क्योंकि अब हम इंपोर्ट कर रहे हैं, डॉलर्स में उनकी खरीदारी कर रहे हैं, जिससे बराह रास्त हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है उस पर असर
असर हो रहा है। और इसी तरह आम जो कंज्यूमर्स हैं उन्हें महंगे दामों में इन्हें खरीदना पड़ रहा है। इनकी एक स्ट्रेटेजी थी कि 120 अरब सब्सिडी के तौर पे दिए जाएं, अब वो भी ये करियाना स्टोर को दे रहे हैं, जहां पे लोग भिखारियों की तरह खड़े होंगे, जो लोग पसंद नहीं करते। क्योंकि हमने जो यूटिलिटी स्टोर का तजर्बा हमारे सामने हुआ था वो है, तो चंद रुपयों के लिए ये भी कोई मौसर स्ट्रेटजी नहीं है कि जिससे जो मेजॉरिटी लोग है, 70% लोग हमारे उनकी रोजाना जो अर्निंग है वो $2 के करीब है, 200 वो अर्न करते हैं। तो गुर्बत की लकीरों से नीचे लोग बहुत ही यानी रुल गए हैं, उनको भी कोई इनका खातिर ख्वाह फायदा नहीं होगा। हुकूमत के 120 अरब डॉलर मैं नहीं समझता कि इससे लोगों की जिंदगी में कोई यानी वो बेटर ऑफ होंगे, बल्कि वो वर्स ऑफ होंगे, क्योंकि वो कमोडिटी, उनको कैश इंजेक्शन नहीं मिल रहा, वो कमोडिटी खरीद रहे हैं निस्बतन 30 रुपए सस्ते। मैं समझता हूँ कि अच्छा ये होता कि कैश इंजेक्शन नहीं दिया जाता लोगों के, ताकि वो अपने तरीके से इस कैश को खर्च करते और मार्केट में भी वो कैश आ जाता। लेकिन हुकूमत की अपनी एक अजीब मुंतिक है। मैं समझता हूँ कि ये जो सब्सिडी है वो भी आम आदमी तक नहीं पहुंचेगी, वो भी कहीं जाके 50% कहीं और स्पेंड होगी, जिसमें मतलब करप्शन कि का आईएमएफ का मुतालबा मान के सर हम मुसलसल दलदल में धंसते चले जा रहे हैं। देखिए, आईएमएफ के सिवा इस वक्त बयानिया तो यही है कि हुकूमत के पास कोई चॉइस नहीं है। आईएमएफ के साथ डील करने के बाद इन्हें और लोन मिलेंगे। ये हुकूमत या माजी की हुकूमतें, उन्होंने लोन लेके ही करंट अकाउंट डेफिसिट को पूरा करने की कोशिश की है, और ये हुकूमत लोन लेके बाकी लोन्स को पूरे करेगी। तो एक विश्वस सर्कल है, इससे निकलने का कोई सहारा, कोई रास्ता, कोई स्ट्रेटेजी हमें नजर नहीं आ रही है। और जब तक हमारी नस्लें हैं इसी तरह लोन लेके गुजारा हुकूमतें चलाती रहेंगी। उम्मीद थी खान साहब से कि ये रेडिकली इस जो पाकिस्तान का विश्व सर्कल है, जो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है वो एड्रेस करेंगे, लेकिन वो भी ना कर सके। इन फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही, जो प्राइवेटाइजेशन की तवक्को थी वो नहीं कर पाया 3 साल में। इसी तरह जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो भी अब वापस बढ़ गया है 1 साल कम करके। जो सर्कुलर डेट है, यानी जो हम बिजली खरीद रहे हैं उसके पैसे कंपनियों को हम वापस अदा नहीं कर पा रहे हैं। इसी तरह जो स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं बिजली के, यानी नए खंबे हम नहीं लगा सके, नया जो तरसील का निज़ाम है वो हम नहीं यानी ला सके। इसी तरह टैक्स का निज़ाम उसी तरह यानी जालिमाना है। इनडायरेक्ट टैक्सेस लोग इसी तरह दे रहे हैं मजबूरी में। डायरेक्ट टैक्सेस भी जो एलीट है वो देने के लिए तैयार नहीं है। एग्रीकल्चर हमारी तकरीबन 19% है, लेकिन 0.1% भी लोग एलीट एग्रीकल्चर टैक्स देने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि वो पार्लियामेंट में बैठे हैं और पार्लियामेंट में कानून को कंट्रोल करते हैं। कोई भी वज़ीर आज़म की जरूरत नहीं कि वो एग्रीकल्चर टैक्स पार्लियामेंट के जरिए इम्पोज करें। इसी तरह सर्विस इंडस्ट्री आप देखें, अगेन 21% है हमारी इकानमी की, वहाँ पे भी 0.1% लोग टैक्स देते हैं। तो वहाँ अब जिस तरीके से ये मुकद्दस गायें टैक्स नहीं दे रही, इसी तरह आम आदमी को इनडायरेक्टली टैक्स देना पड़ेगा। बिजली की सूरत में, महंगाई की सूरत में, जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है वो महंगे मिलेंगे। तो मैं समझता हूँ बदकिस्मती से पाकिस्तान के स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हैं इकोनॉमी के, वो जब तक हुकूमतें एड्रेस नहीं करेंगे, कोई हुकूमत जो है वो मसीहा के तौर पे मसीहा का किरदार अदा नहीं कर सकती और ये दावे नहीं कर सकती। और हम इसी विश्वस दलदल में आम आदमी जो है वो इसी तरह फंसा रहेगा। ठीक है। अच्छा सर, पीडीएम के मुतालबे के हवाले से अगर बात करें तो महंगाई के अलावा इनका क्या मुतालबा है? देखिए, पीडीएम जो है वो समझ रही कि उनको तारीखी मौका हाथ आने वाला है। इस वक्त मुक़्तदर हालांकि न्यूट्रल है और इमरान खान की हुकूमत किसी भी वक्त गिर सकती है। और ये कहना इमरान खान की हुकूमत जो है वो बहुत कमज़ोर है, अभी बहुत मुश्किल से उन्होंने ये 2 बिल पास किए थे, एक दफ़ा पोस्टपोन करके, फिर दूसरी दफ़ा बहुत से मराहत और पर्क्स और ब्राइब्स दे के अपने इत्यादियों को मना के, अपने एमएनएस को रात की तारीकी में बुलवा के, उनकी तरक्याती डिमांड्स मान के ये बिल पास करने में कामयाब हुई है। तो नंबर्स इनके बहुत तोड़े हैं। जिस दिन इनकी इत्यादियों ने आंखें फेर ली और मुस्तकिल फेर ली तो ये हुकूमत धड़ाम से गिर जाएगी, या इमरान खान साहब खुद असम्बली को तोड़ देंगे। तो अपोजिशन को नजर आ रहा है कि हुकूमत अपनी ही वजन के नीचे गिर जाएगी और इन्हें कोई खास काम नहीं करना पड़ेगा, इन्हें धक्का नहीं देना पड़ेगा, इन्हें एहतजाज नहीं करना पड़ेगा, इन्हें आवाम के पास जाना नहीं पड़ेगा, और इस तरीके से इन्हें प्लेट में एक नए इंतखाबात मिल जाएंगे। अब ये सिर्फ ये कोशिश कर रहे हैं कि नए इंतखाबात
साफ शफाफ हो, इसमें पीटीआई गवर्नमेंट दांधी ना कर सके, और जो 2018 के इलेक्शन मुतनाज़ बने थे वो आइंदा आने वाले इलेक्शन इस तरह मुतनाज़ ना हो। इसलिए ये गुड लक के इंतजार में है कि शायद इस दफा अकल की जो सॉरी जो लक की दीवी है वो उन पे मेहरबान हो जाएगी। जी सर। अच्छा सर, लेकिन बिल की जहां तक बात है, बिल पे ऑपोजिशन ने बड़ा जो है तनाज़ा खड़ा किया था, लेकिन बिल तो क्लियर हो चुके हैं, तो ऑपोजिशन की हार तो यही देखने में आई है, क्योंकि उन्होंने कहा अब हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। देखिए, अपोजिशन ने कोई खास बिल को रुकवाने में कोई खास किरदार अदा नहीं किया। सेनेट में इनकी मेजोरिटी थी, वहां पे भी उनको पास होने दिया, और असेंबली में भी इनके 16 एमएनए गायब हो गए। अब कोई एहतसाब हो, कोई गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी पे यकीन रखती हो, सॉरी कोई अपोजिशन अपने मेंबरान के खिलाफ अकाउंटेबिलिटी पे अगर यकीन रखती हो, तो 16 मेंबर्स क्यों गए? क्या उन्हें रिश्वतें दी गई? वो क्या उन पर प्रेशर आया? वो क्यों नहीं आया इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशन में? तो असेंबली में अपोजिशन ने आंखें बंद कर रखी हैं, और अपने मेंबरान को जो अगर बिक गए तो बुरी बात है, अगर ये नहीं आए भी बुरी बात है। तो किस तरीके से उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हमें सामने नजर नहीं आई, ना अभी तक वो लिस्ट हमें नजर आई कि ये लोग कैसे गायब हो गए। 16 लोग इतने क्रिटिकल लेजिस्लेशन में बिल पास होते वक्त क्यों असेंबली में नहीं थे मौजूद? ये अपोजिशन की जिम्मेदारी थी कि वो उनकी मौजूदगी को यकीनी बनाते, लेकिन अपोजिशन भी कंप्रोमाइज है, कहीं ये भी मेरिकल्स के लिए वेट कर रही है, ये भी डील पे यकीन रखती है, इनकी भी आवाम के ताकत पे कोई खास एतमाद नहीं है। इसलिए समझते हैं कि किसी भी तरीके से हुकूमत गिर के और ये इक़्तिदार इनके प्लेट में आके गिरे, और फिर इस तरीके से वो इक़्तिदार में आना चाहते हैं। ठीक है सर, इस पे आगे भी आपसे बात करेंगे, मगर प्रोग्राम में अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का, कहीं जाइएगा नहीं, देखते रहिए स्टार न्यूज। वेलकम बैक फ्रॉम दी ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात करेंगे ईवान में जो 33 बिल पास हुए हैं, जिसमें से एक बिल जो था वो बड़ा तनाज़े का शिकार था। वैसे तो दो बिल हैं, एक तो नैब का बिल था, दूसरा जो बिल था वो था इलेक्शन में तरमीम के हवाले से, जो कि मंजूर हो चुका है, जिसपे जो है ऑपोजिशन की तरफ से काफी चीखें जो है देखने में आई हैं। अब इसके अलावा सर मैं आपसे यहाँ ये जानना चाहूंगी, शेख रशीद साहब ने कहा है कोई कुछ भी बोले खान साहब तो अपनी मुद्दत पूरी करेंगे, इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, अगर आप पीडीएम की स्ट्रेटेजी को देखें, अगर आप पीपल्स पार्टी को स्ट्रेटेजी को देखें, अगर नवाज शरीफ की पीएमएलएन के अंदर पीडीएम की स्ट्रेटेजी देखें, अपोजिशन इस वक्त कमजोर नजर आती है, अवामी ताकत पे उनका यकीन नहीं है। तो स्ट्रीट के जरिए अभी तक तो नजर नहीं आ रहा कि ये पीटीआई की गवर्नमेंट को छलता कर सकते हैं। दूसरी बात ये कि पीटीआई गवर्नमेंट ने अभी साबित कर दिया कि डिस्पाइट के इन्हें यानी सेनेट में मेजॉरिटी नहीं है, फिर भी वो 2 क्रिटिकल बिल्स उन्होंने पास करवाए। इसी तरह गवर्नेंस के हवाले से महंगाई जो है वो आसमान तक पहुंच गई है, और महंगाई आने वाली है, फिर भी पीटीआई सर्वाइव कर रही है। उनके नंबर्स अभी भी हैं, इत्तेहादी उनके साथ अब भी जुड़े हुए हैं। नज़र तो यही आ रहा है कि अभी इमीडिएटली ये गिरने वाले नहीं है। अपोजिशन समझती है कि मुक़्तदर हल्के इन्हें सपोर्ट कर रहे हैं, जबकि बहरहाल आर्मी चीफ ने कहा है कि वो इमरान खान साहब को यानी कोई अनड्यू उनको फेवर नहीं दे रहे हैं, और उनको एग्जीक्यूटिव के तौर पे सपोर्ट कर रहे हैं, वो एक बॉस है। बहरहाल हुकूमत समझती है कि उन्हें अपोजिशन हटा नहीं सकती। इमरान खान समझते हैं कि अब भी वो मजबूत हैं, और उनके पास ऐसे कार्ड हैं जिसपे वो खेल के अपना मुद्दत पूरा करेंगे। लिहाजा जो तज्जिया निगार, जो एंकर्स अभी कह रहे थे कि हुकूमत चंद दिन की मेहमान है, शायद उन्हें अपने ये तज्जिए रोक देने चाहिए फिलहाल। अब देखते हैं नए साल में उनको क्या चैलेंज आएगा। लेकिन मैं समझता हूं कि अभी भी हुकूमत के गिरने के दिन नहीं आए। अपने अगर वाकई इनके इत्तेहादी जमीन के कैदी होते तो शायद वो गवर्नेंस पे हुकूमत को छोड़ देते, लेकिन आपको मालूम है पाकिस्तान में सियासत जो है वो मराज के गिर्द घूमती है। कोई भी इत्तेहादी नहीं चाहेगा कि अपने एक दिन के लिए भी अपने मराज को, अपनी वजारतों को, अपने डेवलपमेंट फंड्स को ठुकर मारे और आवाम के मसाइल के लिए हुकूमत से बाहर आए। तो इसलिए मैं समझता हूँ हुकूमत इस वक्त साउंड फुटिंग पे हमें नजर आ रही है। जितने भी हम ये पेशन गोइयाँ करें कि हुकूमत गिरने वाली है, बहुत मुश्किल है कि इसके लिए कोई लॉजिकल हमें कोई कैलकुलेशन नजर आए कि वाकई ये क्यों क्यों कर गिरेगी। जो 2 बिल इन्होंने पास किए या बाकी जो बिल पास हुए, इससे हुकूमत को तकवीत मिली है, और जो अपोजिशन का मोराल है उस पर असर यानी पड़ा है।
अब अपोजिशन कोई मेरिकल का इंतजार कर रही है, कई तरफ से इशारे का इंतजार कर रही है, कोई और उनके कैलकुलेशंस हैं, जो भी है वो उनकी खुशफहमी तो हो सकती है, लेकिन बहरहाल खान साहब अपनी जगह पे मुस्तकिल अभी तक नजर आ रहे हैं। मतलब कोई मेरेकल नहीं होगा? नहीं, मैं नहीं समझ, मैं ये नहीं कह रहा कि कोई मेरिकल नहीं हो सकता, मैं कह रहा हूँ कि पाकिस्तान सियासत में कुछ भी हो सकता है, और एक हफ्ता कहते हैं सियासत में बहुत लंबा टाइम होता है, अनप्रिडिक्टेबल है सर। लेकिन कुछ भी हो सकता है। ये हुकूमत का मतलब है इमरान खान साहब भी अपनी मुद्दत पूरी कर सकते हैं, या फिर अगर वो माइनस होते हैं किसी भी सूरत हाल में, फिर भी पीटीआई का चांस है कि किसी और लीडर के सरबराही में यह हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करे, या तीसरी सिनेरियो ये कि हुकूमत अगर इमरान खान को नजर आए कि वो गिरने जा रहे हैं या उनकी हुकूमत गिरती हुई उन्हें नजर आ रही है, वो असेंबलियों को तोड़ के नए इलेक्शन की तरफ खुद जा सकते हैं। इस वक्त नया इलेक्शन कोई नहीं चाहता, ना पीपल्स पार्टी चाहती है, ना नून लीग इसके लिए तैयार है। ये चाहते हैं कि किसी तरीके से पीटीआई लेड की गवर्नमेंट हो माइनस इमरान खान, लेकिन ये ख्वाहिश तो हो सकती है, लेकिन अभी तक ये रियलिटी में बदलती हुई नजर नहीं आ रही। ठीक है सर, अब बात करेंगे भारत के हवाले से। भारत में जो मोदी सरकार के गुब्बारे की हवा निकल गई है, और जो सर उनका जो ताकत का नशा है वो ठुस हो चुका है। उनकी जवाल का वक्त तो सर उसी वक्त स्टार्ट हो गया था जब उन्होंने मुसलमानों पर नमाज की पाबंदी आयद की थी, जिसका कि उनको ये सिला मिला है कि जो सिखों के लिए जो उन्होंने 3 बिल जिसके वो खिलाफ थे मोदी सरकार, अब वो खुद इस बिल के जो है इस बिल को एक्सेप्ट करवा लिया उन्होंने। अच्छा सर, जो है अब इस बात का अंदाजा यहाँ पर इससे लगा सकते हैं कि इस वक्त इंडिया मीडिया जो है इतना कश्मकश का शिकार है कि जो वो उस बिल के उस वक्त खिलाफ बात करता था, अब वो उसी बिल के फेवर में बात करता है। इंडियन मीडिया मोदी सरकार की जो है थूक के चाटने की आदत हो चुकी है, तो सर इसको आप कैसे देखेंगे? देखिए, किसानों का ये बिल बड़ा मुतनाज़ हो गया था, हमारी मीडिया ने इसको कुछ खास कवरेज नहीं थी, लेकिन किसानों ने बिलखसूस जो सिख कम्युनिटी है उन्होंने पिछले कई हफ्तों से बहुत बड़ा कैंपेन चलाया। इसमें लोग मर गए थे, इसमें हुकूमत को बहुत नुकसान पहुंचा, और ये प्रोटेस्ट जो है वो दिल्ली तक पहुंच गया था। इसी तरह कांग्रेस ने भी इससे बड़ा फायदा उठाया सियासी लिहाज से, मोदी हुकूमत को बड़ा टफ टाइम दिया। अब ये बिल क्यों हुकूमत को उठाना पड़ा? एक तो ये कि पंजाब में, बिलखसूस मशरकी पंजाब में, हिंदुस्तान में, वहाँ पे आइंदा 6 महीनों में कोई इलेक्शन होने जा रहा है जिसमें मोदी हुकूमत को खतरा है कि बीजेपी पार्टी वहाँ पे उनको शिकस्त होगी, और जो अपोजिशन है कांग्रेस वो हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाएगी। एक तो ये इमीडिएट कैलकुलेशन है, लेकिन इसके अलावा जो किसान है उन्हें क्या मसला था, उन्होंने क्यों एहतजाज किया? किसानों ने एहतजाज इसलिए किया कि हिंदुस्तान में जिस तरह पाकिस्तान में है गंदम सब्सिडाइज है, यानी सब्सिडी दी जाती है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस सब्सिडाइज है, जिस तरह अमेरिका में होता है, तकरीबन अमेरिका में भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो है वो इंपोर्ट नहीं होता और उसको सब्सिडी दी जाती है, तकरीबन कोई 50 अरब डॉलर है। इसी तरह यूरोप में भी तकरीबन कोई 70 अरब डॉलर सब्सिडी दी जाती है। चाइना में भी तकरीबन 180 से ज़्यादा बिलियन डॉलर की सब्सिडी दी जाती है। हिंदुस्तान में भी ये सब्सिडी दी जाती है तकरीबन कोई 20 बिलियन डॉलर से ज़्यादा। अब हिंदुस्तान हुकूमत ने, बीजेपी सरकार ने फैसला किया था कि किसान मंडी के बगैर भी अपना जो गंदम है, गन्ना है, वो बेच सकते हैं। वह यूं कि वहाँ पे 4 बड़ी कंपनियां हैं, उनको मौका देने के लिए कि वो प्राइवेट तौर पे जो इनके गंदम है वो खरीद सके। लिहाजा किसान जो सरकारी मंडी है या प्रोडक्शन पॉइंट्स हैं, कलेक्शन पॉइंट्स हैं, उससे आगे जाके इन कंपनियों को डायरेक्टली ये सेल कर सके। अब कंपनियों का ये हक है कि ये 4 कंपनियां कि वो जखीरा करें, यानी कीमतों को बढ़ाए। उनको ये हक है कि वो किसी भी कीमत पे किसानों से ये माल उठाएं। अब एक एंटी ट्रस्ट लॉ वहाँ पे नहीं है। 4 कंपनियों को ये हक है कि वो प्राइसेस को किसी भी तरीके से मैनिपुलेट करें। जो सब्सिडाइज रेट है उससे भी ज़्यादा वो प्राइसेस को मैनिपुलेट कर सकते हैं, महंगे दामों किसानों से ले सकते हैं या सस्ते दामों ले सकते हैं। तो किसानों को हुकूमत पे कोई भरोसा नहीं था, स्टेट पे कोई भरोसा नहीं था। एंटी ट्रस्ट मोदी सरकार कानून नहीं इंट्रोड्यूस कराना चाहता था, लिहाजा किसानों ने एहतजाज किया मुसलसल, और वही जो पुराना तरीक़ाकार है कि सब्सिडाइज
गंदम जो है वो हुकूमत के जो दाम मुकर्रर हैं उसी पे हुकूमत को दे, और जो मंडियां हैं उन तक अपने जो प्रोडक्ट्स हैं वो पहुंचाएं। इसलिए इस पूरे एहतजाज के पीछे किसानों का एक रिजॉल्व था, एक यूनिटी थी, एक इतिहाद था। लिहाजा मोदी सरकार ने जो बड़े कॉरपोरेशन के लिए, जो बड़े कॉरपोरेशन की जद में है, उनकी यरगमाल है, उनके मफादात की बजाय मजबूरन उन्हें ये बिल वापस लेने पड़े, और पुराने तरीक़ाकार के मुताबिक अब ये किसान उसी तरह सब्सिडाइज रेट पे अपना गल्ला या गंदम देंगे और मार्केट तक, मंडी तक पहुंचाएंगे। और ये जो 4 बड़ी कंपनियां हैं एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं ले सकेंगे सब्सिडाइज रेट पे, या जखीरा अंदोजी नहीं कर सकेंगे। तो इस तरीके से इन्हें मजबूरन पीछे हटना पड़ा, और मोदी सरकार पहली दफा एक बहुत बड़ी सियासी शिकस्त से दो चार हो गई, जिसका यकीनन फायदा कांग्रेस को मिलेगा, मशरकी पंजाब में कांग्रेस को मिलेगा, बीजेपी को नुकसान होगा। और इस तरीके से एक बहुत बड़ा रिफॉर्म जो बीजेपी हुकूमत रिफॉर्म के नाम पे इंट्रोड्यूस कराना चाहती थी, उन्हें ये शिकस्त हुई है। तो किसान बिलखसूस जो सिख कम्युनिटी है, उन्हें ये बहुत बड़ा फायदा हुआ है। बहुत से लोगों की कुर्बानियों के बाद जो है हुकूमत को, बीजेपी या मोदी सरकार को ये शिकस्त हुई और उन्हें पीछे हटना पड़ा। ठीक है। अच्छा सर, ये बिल जो इन्होंने वापस लिया है, इससे इनकी सियासी हैसियत की साख मुतासिर होगी? देखिए, अभी ये कहना कबल आज वक्त है। कांग्रेस जो है वो एक अल्टरनेटिव के तौर पे कोशिश कर रही है, लेकिन कांग्रेस कमजोर है। कांग्रेस वही पिच पे खेल रही है जो बीजेपी खेल रही है, यानी फाशिज्म, हिंदवाता, एक्सट्रीमिज्म और रेडिकलाइजेशन की पॉलिसी है। तो वो उसमें बीजेपी का मुकाबला ये नहीं कर सकते, इसलिए क्योंकि जो आरएसएस की आइडियोलॉजी है वो लीड कर रही है बीजेपी की सरकार को, उनकी हुकूमत को, उनको सियासतदानों को। और कांग्रेस कोशिश कर रही है कि वो भी आरएसएस की तरह कुछ एक्सट्रीम ऐसे कदम उठाएं कि वो साबित करें कि जी हम आरएसएस के अल्टरनेटिव के तौर पे भी हुकूमत कर सकते हैं। लेकिन अभी तक कांग्रेस को लोग सीरियस नहीं ले रहे हैं, बिलखसूस जो हिंदवाता आइडियोलॉजी के फॉलोअर्स हैं, जो आरएसएस आइडियोलॉजी के फॉलोअर्स हैं। इसलिए वो समझते हैं कि आज भी बीजेपी ही उनके मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर सकती है। तो माइनॉरिटीज़ की हद तक, सिख माइनॉरिटीज़ हो सकता है कि कांग्रेस हुकूमत बनाए, कश्मीर में बनाए, आसाम में उनके कुछ फुटप्रिंट्स हों, लेकिन मजबूरी तौर पे बीजेपी अब भी एक रियलिटी है, क्योंकि बीजेपी के पास बहुत से कार्ड हैं। वो पाकिस्तान के खिलाफ एक मसनूई बहरान खड़ा कर सकती है। वो एक मसनूई आर्टिफिशियल, जिस तरीके से माजी में किया था उन्होंने, एक स्ट्राइक के तौर पे एंटी पाकिस्तान पॉलिसी बेच सकती है लोगों को। इसी तरह हिंदवाता मुसलमानों को कोई लिंच करके, उनकी मजहबी इबादतगाहों पे हमला करके फिर भड़का सकती है हिंदवाता आइडियोलॉजी को। आरएसएस जो फाशिज्म है, फाशिस्ट यानी आइडियोलॉजी को प्रमोट करके, इवेंट्स क्रिएट करके, तो इलेक्शन के दिन वो तमाम, यानी इलेक्शन से पहले वो तमाम इकदाम कर सकती है, जिससे हिंदू एक्सट्रीमिज्म यानी आरएसएस की आइडियोलॉजी हमें उभर के सामने आए। तो मैं नहीं समझता कि इस बिल के वापसी से बीजेपी को कोई खातिर ख्वाह आइंदा इलेक्शन में नाकामी का सामना करना पड़ेगा। ठीक है सर, अब बात करेंगे अफगानिस्तान के हवाले से। अफगानिस्तान में पिछले दिनों जो है दूसरे ममालिक के सफीरों के दौरे हुए हैं, तो उसे कैसे देखते हैं आप? देखिए, अफगानिस्तान इस वक्त एक बहुत बड़े क्राइसिस से दो चार है। वहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है, वहाँ पे तालिबान के पास डॉलर्स नहीं है, उनके पास ट्रेड जो है वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं है। तो एकदम से 7 अरब डॉलर या 10 अरब डॉलर जो कई शक्लों में अफगानिस्तान में आ रहे थे वो बंद हो गए, और ओवरनाइट जो इकोनॉमी थी वो सिकुड़ गई। अब ये कोशिश कर रहे हैं कि अमेरिका से वो डॉलर वापस ले। अभी रिसेंटली तालिबान ने कांग्रेस को एक डायरेक्ट खत भी लिखा था कि 7 जो 8 अरब उनके रिजर्व्स हैं तालिबान के या अफगान हुकूमत के, वो रिलीज करवाए। लेकिन कांग्रेस ने जवाब दे दिया, और आपको मालूम है कांग्रेस इस वक्त जियो पोलिटिकल बुनियादों पर अफगानिस्तान में ये शिकस्त खा गए फौजी लिहाज से। अब उस जो एम्बेरसमेंट है उसको छुपाने के लिए वो सारा मलबा तालिबान पे डाल रहे हैं, और कह रहे हैं कि जी ह्यूमन राइट्स और वुमेन राइट्स के नाम पे बेसिकली ये सारी ऐसी बातें हैं। जब वो किसी पे सैंक्शंस मुसलत करते हैं तो ये ह्यूमन राइट्स इनको याद आ जाता है। ह्यूमन राइट्स इनकी फॉरेन पॉलिसी का एक टूल है जो सैंक्शन के तौर पे, जो एक कोर्सिव मेजर के तौर पे वो इस्तेमाल करते हैं। तो तालिबान के खिलाफ भी वो वही टैक्टिक्स करते हैं। बहरहाल अफगानिस्तान में वो शिकस्त, वियतनाम का जो शिकस्त का जो सबक उन्हें मिला था, अफगानिस्तान में वो रिपीट हुआ है। तो इस तरीके से वो कभी भी तालिबान को शायद जो सियासी कांग्रेस मैन है
आपको मालूम है कांग्रेस में उनके सियासतदान ही बैठते हैं, वो नहीं चाहेंगे कि तालिबान के साथ कोई नॉर्मलाइजेशन की तरफ अमेरिका बढ़ सके या स्टेट डिपार्टमेंट बढ़ सके। तो इस तरह प्रेशर वो डालते रहेंगे और उनके तालिबान को मजबूर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन बहरहाल अफगानिस्तान में अमेरिका के काउंटर टेररिज्म के इंटरेस्ट हैं। अगर वो किसी तरीके से तालिबान के साथ मामला फहमी से काम नहीं लेंगे तो अलकायदा वहाँ पे एक रियलिटी है। तालिबान को कोई इंसेंटिव नहीं है कि वो अलकायदा के खिलाफ कार्रवाई करे या दाइश के खिलाफ कार्रवाई करे। फिर अफगानिस्तान एक सूरत में अमेरिका के मफादात को ज़िक पहुंचा सकता है। तो इसलिए अफगानिस्तान में जब तक वो तालिबान के साथ कोई मामला फहमी, कोई डील, कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, अफगानिस्तान अमेरिका के लिए आज भी और आइंदा भी दर्द असर रहेगा। ठीक है। अच्छा सर, जिस तरह कि आपने कहा कि कांग्रेस ने जो है तालिबान का मुतालबा मानने से इनकार कर दिया, उन्होंने कहा कि वो एसेट्स जो हैं वो फ्रीज एसेट्स को रिलीज नहीं करेंगे। अब अगर से इसे अगर देखा जाए, अगर यही हालात रहे तो अफगानिस्तान के हालात बद से बदतर होते जाएंगे। जिस तरह कि अभी पिछले दिनों देखने में आया था कि वहाँ के जो अफगान सिविलियंस हैं वो अपने बच्चे तक बेचने पर मजबूर हो गए। देखिए, अफगानिस्तान से इमीडिएट खतरा तो जहां पाकिस्तान और ईरान को है वहां वेस्ट को भी है। अफगानिस्तान से जो लोग आबादी निकल रही है महाजरीन की सूरत में, रिफ्यूजीज की सूरत में, माइग्रेंट्स की सूरत में, ये यूरोप जाएंगे, ये पाकिस्तान नहीं आएंगे, ये इंडिया नहीं जाएंगे, ये ईरान नहीं जाएंगे। वहां पे जिंदगी उनके लिए अट्रैक्टिव नजर नहीं आती। ये सब जाएंगे पहले तरजीह के तौर पर यूरोप। वहां पे फार राइट की जो सियासतदान है उनकी पॉलिसियां जो है वो यानी रिफ्यूल होंगी। वहाँ पे जो एक्सट्रीमिज्म फैलेगा, सियासी रेडिकल राइट, वो यूरोप का मसला बनेगा। इसी तरह यही महाजिर काउंटर टेररिज्म के हवाले से जो खदशात है, इसमें बहुत से ऐसे लोग हैं जो वापस यूरोप जाएंगे। जो माजी करीब में आपने देखा 9/11 के बाद टेररिज्म के जो वाक़यात हुए हैं उसमें यहाँ पे अलकायदा से यानी जो एक्सट्रीम रेडिकल अफगान हैं या अलकायदा के लोग हैं या दाइश के लोग थे इराक में, सीरिया में, वो वहाँ पे ऐसे वाक़यात हुए हैं पेरिस में, लंदन में, स्कॉटलैंड में, जिससे वहाँ पे दहशतगर्दी की लहर उभरी है। फिर यही लोग अमेरिका जाएंगे। अमेरिका में लॉन वुल्फ अटैक जिसे कहते हैं, इंडिविजुअल खुदकश बॉम्बर्स हमने देखे हैं, जिसमें भी अफगानिस्तान का यानी दाइश का, अलकायदा का फुटप्रिंट किसी भी हवाले से रहा है, चाहे वो जहादी लिटरेचर हो, चाहे वो बम मेकिंग की सलाहियत हो, चाहे टेक्निकल लेवल पे उनकी ट्रेनिंग हो, चाहे इंटरनेट का इस्तेमाल हो, वो भी अमेरिका के लिए एक थ्रेट है। तो काउंटर टेररिज्म अमेरिका वहाँ पे बैठ के महफूज नहीं हो सकता अफगानिस्तान के मामलात और हालात से। बहरहाल अफगानिस्तान के हालात जो है वो उन्हें हाउंट करता रहेगा। अगर वो इंटरवेंशन नहीं करते, अफगानिस्तान को स्टेबलाइज नहीं करते, यहाँ पे जो ह्यूमन राइट्स जो ह्यूमैनिटेरियन मसाइल, जो ट्रेजिडी हमारे सामने उभर के आने वाली है आइंदा साल में, उस हवाले से इंटरवेंशन नहीं करते, इंटरनेशनल कम्युनिटी वहाँ पे अपने घरों में महफूज नहीं रह सकती। जिस तरह सीरिया ने साबित किया, इराक ने साबित किया, लीबिया ने साबित किया, अमेरिका और यूरोप के शोर्स, उनके बॉर्डर्स महफूज नहीं होंगे। ठीक है सर, अगर आपकी राय जानना चाहें कि तो दूसरे ममालिक को ऐसा क्या करना चाहिए जिससे कि अफगानिस्तान के जो हालात हैं वो बेहतरी की तरफ आए? देखिए, तालिबान के साथ इन्हें मामला करने चाहिए जिस तरह इन्होंने तालिबान को दोहा में रिकग्नाइज किया एक स्टेक होल्डर के तौर पे। इन्हें अफगानिस्तान में रिकग्नाइज करना पड़ेगा कि इनकी डिजोरे और डिफेक्टो हुकूमत है, एक इंतज़ामिया है। अगर चाहते हैं कि काउंटर टेररिज्म के मुफादात वहाँ पे पूरे हों तो इन्हें अपनी तालिबान के फौज और उन पर रिलाई करना पड़ेगा, जो भी इनकी इंटेलिजेंस है। अगर ये चाहते हैं कि तालिबान सियासी लिहाज से वहाँ पे कोई उनको इंसेंटिव हो अपना रवैया चेंज करने का, तो इन्हें रिकग्निशन देनी चाहिए। अगर ये चाहते हैं कि अफगानिस्तान में राइट्स, ह्यूमन राइट्स, वुमेन राइट्स, इस हवाले से कोई प्रोग्रेस हो, तो इन्हें फिर भी तालिबान के साथ बैठना पड़ेगा, उन्हें मराहत देनी पड़ेंगी। अगर आप कतई ताल्लुक करते हैं, अगर आप डिप्लोमेटिकली इन्हें रिकग्नाइज नहीं करते हैं, उन पर सेंक्शंस करते हैं, तो ईरान हमारे सामने है। ईरान में इस वक्त जो ह्यूमन राइट्स ट्रेजिडी है, जो ह्यूमैनिटेरियन ट्रेजिडी है, जिस तरीके से उनके असरात वेस्ट के लिए यानी मिडल ईस्ट के लिए मनफी हैं, इसी तरह अफगानिस्तान के भी असरात मनफी होंगे। अफगानिस्तान में ये जंग फिर भी ख़त्म नहीं होगी और ये मिडल ईस्ट से लेके यूरोप और अमेरिका तक एक थ्रेट के तौर पे अफगानिस्तान ईरान के बाद इसी तरह कायम रहेगा। लिहाजा अमेरिका ने अफगानिस्तान में मुदाखलत की, अफगानिस्तान में डॉलर्स वहाँ पे इन्वेस्ट किए, वहाँ पे 9/11 के बाद
सूरत हाल को स्टेबलाइज करने की कोशिश की, फिर वापस अफगानिस्तान को अपनी उसी हालत में छोड़ दिया जिस तरह 90s में छोड़ दिया था। अब ये कोई पॉलिसी नहीं है कि वहाँ पे आप एक वक्त में 20 साल गुजारें फिर आप इसको छोड़ दें और बाकी दुनिया की तरह आप अफगानिस्तान के मसाइल को इस रीजन के हवाले करें। तो रीजन की कैपेसिटी नहीं है। पाकिस्तान, ईरान अगर मिल के भी अफगानिस्तान को स्टेबलाइज नहीं कर सकते, चाइना भी इतना बर्डन लेने के लिए तैयार नहीं है, रशिया भी अमेरिका का जो बर्डन शेयरिंग था इतना वो कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। लिहाजा अफगानिस्तान पूरी दुनिया के लिए एक रस्ता हुआ जख्म है और ये रहेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद थे जान अचकजई साहब। प्रोग्राम आप लोगों को कैसा लगा? प्रोग्राम के हवाले से हमें अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। इस प्रोग्राम को मजीद हम कैसे बेहतर बना सकते हैं उससे भी हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत अहमियत रखती है। अच्छा, जाते जाते जी इंडिया के लिए एक और पैगाम मैं चाहूँगी कि रिकॉर्ड करवाएं। हम पाकिस्तान से आपके लिए भेजेंगे बरनौल, क्योंकि नमक लगा के जख्मों पर मरहम लगाना हम जानते हैं। दुरे शहवार, जान अचकजई और टीम को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह नेगहबान।